हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मेरे पीछे जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज से आप लोग समझ गए होंगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भौगोलिक घटना के बारे में बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। रिसेंटली आपने खबरों में देखा होगा कि इथोपिया में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार। आए दिनों ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। जब आप रिंग ऑफ फायर को पढ़ेंगे या देखेंगे तो वहाँ पर हर दिन बहुत सारे वोल्केनो में इरप्शन हो रहा है। तो ये कौन सी नई बात है? नई बात इसलिए है क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है ये 10,000 या 12 साल हजार बाद, मतलब जो आकलन किया है वो यही किया है कि 10 से 12 हजार साल बाद ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। तो एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज जियोग्राफी और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है यहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये हुआ कहाँ पर है? इथोपिया में। लेकिन इथोपिया की किसी घटना का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। दिल्ली वैसे ही इतनी परेशान थी अपने AQI के कारण, इस घटना के कारण और डस्ट के क्लाउड हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे और स्थिति हमारी खराब होगी। इन सारे मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हुआ कहाँ पर है सर? ये इथोपिया में हुआ है। ठीक है, हुआ कहाँ पर है? इथोपिया। और इथोपिया में हुआ है तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट घटना हमको समझ में आती है कि क्या फिर से जो अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट मूव कर रही है। अगर अफ्रीकन प्लेट मूव कर रही है तो क्या जो अरब सागर है ये अरब सागर रीसेप होगा? क्या फिर से ये रीसेप होगा? इसमें और परिवर्तन हमको देखने को मिलेंगे। कई सारे सवाल यहाँ से निकल कर आएंगे। इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले घटना क्या है, इस घटना को समझते हैं। और उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप इन इंपॉर्टेंट बातों को समझिए कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीएससी के जितने भी आपको वीडियोस चाहिए, वो वीडियोस, कंटेंट, PDF सब आपको यहाँ मिल जाता है। गौरव शर्मा UPSC, आप इसमें UPSC लिख देंगे, गौरव शर्मा UPSC। या ऐसा कर सकते हैं @GSLI भी आप लोग कर सकते हैं, GSLI भी, इससे आपको मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। कुछ भी आपने पूछना है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं। यहाँ जाके फॉलो कर लीजिए, बाकी सारी अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगी। अब खबर की बात करते हैं। खबर क्या कहती है? 10,000 साल बाद क्यों फटा इथोपिया में ज्वालामुखी? भारत समेत किन किन देशों तक होगा इसका असर? ये खबर है इथोपिया के दनाकिल इलाके में हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी का नाम आपसे कोई पूछ सकता है। हेली गुब्बी वोल्केनो है और ये 10,000 वर्षों से शांत था। विस्फोट से 15 किलोमीटर ऊंचा राख का बादल बना। सैटेलाइट तस्वीरों से सल्फर डाइऑक्साइड भी दिखा। वैज्ञानिकों का कहना है कि विस्फोट का तेज चरण अब थम गया है, लेकिन आगे विस्फोट की संभावना पर नजर रखी जा सकती है। कितनी इंपॉर्टेंट घटना है कि ये जो इरप्शन हुआ है, ये इरप्शन लगभग 10,000 साल बाद हुआ है। और आपने वोल्केनो को पढ़ा होगा कि वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। जब भी हम ज्वालामुखी की बात करते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं एक्टिव वोल्केनो, एक होते हैं डोरमेंट वोल्केनो और एक होते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब 10 से 12 हजार साल तक उत्खनन नहीं हुआ है या उत्सर्जन नहीं हुआ है या इरप्शन नहीं हुआ है, हम इसको एक्सटिंक्ट ही मान लेंगे ना। लेकिन अचानक से हो जाना एक खतरा है, क्योंकि देखो जो एक्टिव है इसके नजदीक तो कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा ही नहीं। डोरमेंट है, इसमें हमेशा खतरा रहता है तो इसके पास भी कोई नहीं जाता है। लेकिन जो एक्सटिंक्ट है, जो मृत हो चुके हैं, इनको तो फ्रेंडली माना जाता है। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर लोग घूमने के लिए जा रहे होते, टूरिस्ट गए होते और अचानक से विस्फोट हो जाता, अचानक से इरप्शन हो जाता, कितनी खतरनाक घटना हमको देखने को मिल जाती। तो बदलता जो परिवेश है, ये बदलता परिवेश हमको बता रहा है कि जो शांत ज्वालामुखी है, जो मृत ज्वालामुखी है, वो मृत ज्वालामुखी भी अब कभी भी डोरमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और यही हमको बताया है जो हेली गुब्बी वोल्केनो है। और है कहां पर? यह है इथोपिया में। ठीक, कहां पर है? इथोपिया में, ध्यान रखिएगा। साथ में जो अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट क्या मूव कर रही है, ये भी हमको समझ में आता है। क्योंकि वोल्केनो आने के लिए दरार होना बहुत जरूरी है। और दरार कब होती है? या तो प्लेटें आपस में टकरा रही हों या प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हों। तो इन दरार पड़ने से जो मैग्मा है, मैग्मा धरातल पर वापस आया।
तो बड़ी भौगोलिक घटना की तरफ हमारे ध्यान खींचते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खबर को देख लेते हैं, खबर क्या कहती है। देखो, ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इसके कारण जो प्रभाव है ये भारत पे भी हमको देखने को मिला, क्योंकि डस्ट के बादल हमको देखने को मिले। अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए ये इंडिया तक आ गया और इसके कारण बहुत सारी फ्लाइट्स को हमको रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत ही खतरनाक विस्फोट ये था। और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आपको पता है कि कितना नेगेटिव इंपैक्ट हमको एनवायरनमेंट पे इसका देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, खबर की बात करते हैं। देखो, इथोपिया में 10,000 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये फिजिकल ज्योग्राफी में आप इसको यूज कर सकते हैं GS 3 एनवायरनमेंट में भी। इथोपिया के दानाकिल डिप्रेशन, अफार रीजन आप इसको कहते हैं। ये क्षेत्र पूछी जा सकती है, यूपीएससी जब लोकेशन पूछती है तो आपसे पूछ सकती है कि भाई अफार रीजन कहाँ पड़ता है। अफार रीजन आप लोग बता देंगे, अफ्रीका का जो इथोपिया है, इस इथोपिया के दानाकिल जो डिप्रेशन है यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ हेली गुब्बी ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी नामक या हेली गुब्बी नामक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी लगभग 10,000 से 12,000 वर्ष से शांत था, मतलब इतने वर्षों से शांत था, और विस्फोट से 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक राख हमको देखने को मिली है। सैटेलाइट तस्वीरों में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का बड़ा उत्सर्जन दर्ज किया गया है। राख का बादल साउथ वेस्ट अरेबियन पेनिनसुला की ओर बढ़ा है और इसके बाद भारत तक हमको देखने को मिल गया है। तो ज्योग्राफी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेली गुब्बी वोल्केनो कहाँ है, ये किस रीजन में आता है, या अफार रीजन आपसे पूछ सकता है कि अफार रीजन कहाँ पर है, कितने सालों बाद इसका उत्खनन हुआ है। तो वोल्केनो के टाइप भी हमसे पूछे जा सकते हैं कि वोल्केनो को प्रकार बता दीजिए, चाहे वो एक्टिव हो, डोरमेंट हो या एक्सटिंक्ट हो, ध्यान रखना। देखो, ये है अफरार रीजन, ये है अफार ट्रायंगल। अफार ट्रायंगल मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको अरेबियन प्लेट देखने को मिलेगी, फिर नुबियन प्लेट जिसको हम लोग अफ्रीकन प्लेट के नाम से जानते हैं देखने को मिलेगी, और तीसरे नंबर पर हमको ये इथोपियन प्लेट देखने को मिलेगी। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट्स। और ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। टेक्टोनिक जो मूवमेंट है, ये टेक्टोनिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे, और इन टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, दरार पड़ जाती है। और दरार पड़ने से ये जो मैग्मा है धरातल के नीचे जो पाया जाता है, ये ऊपर आ जाता है, और ऊपर आने के बाद आप इसको लावा कहते थे, और ये पूरी जो घटना है ये ज्वालामुखी उत्खनन कहलाती है। तो अफार ट्रायंगल या अफार रीजन आपसे कोई पूछेगा जो अफ्रीका है, इसके ईस्टर्न साइड में, ये इधर आपको रेड सी दिखाई दे रहा है, ये गल्फ ऑफ अदन दिखाई दे रही है, और यहाँ पर इधर आपको अरेबियन सी दिखाई देगा। तो मैप बाई क्वेश्चन या लोकेशन बाई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स में। ये ज्वालामुखी कहां पर उत्खनन हुआ है, अफार ट्रायंगल इथोपिया। प्रसिद्ध ज्वालामुखी एर्टा एले से 15 किलोमीटर दूर है ना, जो एर्टा एले है, इस एर्टा एले से आपको देखने को मिलेगा 15 किलोमीटर दूर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है आपका अफरार रीजन। पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है। जहां भी प्लेट्स आपकी टकरा रही होंगी वह सबसे ज्यादा प्रॉन होते हैं वॉल्केनिक को, क्योंकि चाहे भले प्लेट में कन्वर्जेंस हो या प्लेटों में डाइवर्जेंस हो, प्लेट्स एक दूसरे के पास आए तो भी टकराती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो भी वहां पर जगह खाली होती है, और उसी खाली जगह को पाइप या बिंट बना लेता है मैग्मा, और इसके थ्रू धरातल पे आ जाता है, और इस पूरी घटना को आप लोग वोल्केनो कह देते हैं। इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि इसने पूरे जो आसपास का एरिया है उस पूरे रीजन के वायुमंडल को डस्टी कर दिया है, और बहुत हार्मफुल तब हो जाता है जब इसके आसपास कोई होता तो, हालांकि अब तो थम चुका है। तो हमको सक्रिय रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा और सचेत रहना पड़ेगा। हम पॉजिटिव ये है कि अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इतने सालों के बाद भी वोल्केनो इरप्ट हो जाते हैं, और अफ्रीकन प्लेट की मूवमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अरेबियन सी में भविष्य में संकट आ सकते हैं, हम इस बात को भी समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, इसका शेप आगे आने वाले समय में बदल सकता है। तो भविष्य में कहीं खतरा क्रिएट हो सकता है कि अफ्रीकन प्लेट फिर से आके इंडियन प्लेट से टकरा सकती है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, वैज्ञानिक है वो इस पर रिसर्च करेंगे। आपको क्या लगता है आगे आने वाले कितने समय में जो अरेबियन सी है इसका शेप बदल जाएगा? क्योंकि बहुत धीमे धीमे प्लेट आगे बढ़ती हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखा होगा कि सारी की सारी प्लेटें अभी भी गति कर रही हैं। पर हमको ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से ये याद रखना है कि अफरार रीजन जो कहाँ पर है, ये अफार ट्रायंगल पूछा जा सकता है। कौन कौन सी प्लेटें यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, किस साइड है अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में, रेड सी और ये गल्फ ऑफ अदन, एंड उनको प्लीज बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो
आगे बढ़ते हैं। यह ज्वालामुखी क्यों फटा है? यह क्षेत्र अफार ट्रायंगल या ट्रिपल जंक्शन कहलाता है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, जिसमें अरेबियन प्लेट है, नुबिबियन प्लेट है जिसको आप अफ्रीकन कहते हैं, और सोमाली प्लेट है। ये तीनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इनमें डाइवर्जेंस हो रहा है। देखो, कन्वर्जेंस मतलब पास आना, डाइवर्जेंस मतलब दूर जाना। तो इनमें बेटा क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है, इनमें ये दूर जा रही हैं एक दूसरे से, जिसके कारण मेंटल में मैग्मा ऊपर उठता है, भूमिगत चट्टानों में दरार बनती है और दबाव बढ़ने से ज्वालामुखी सक्रिय हो जाते हैं। यह पूरा सिस्टम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है। तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम भी आपके यहां पर देखने को मिलेगा। देखो, ये पूरा का पूरा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, या पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी का पूरा हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी 3 प्लेटें यहां पे मिल रही हैं? अरेबियन प्लेट, नुबिबियन प्लेट और सोमाली प्लेट। ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहां पर क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस, और इसके कारण वोल्केनो ऊपर आ जाता है। इसके कारण जो मैग्मा है वो ऊपर आ जाता है, और इस पूरी घटना को हम लोग क्या कह देते हैं? वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो बेटा ये सील्ड टाइप का ज्वालामुखी है, विस्तृत आधार, ढाल जैसी आकृति, लावा बहुत रनी या बेसाल्टिक होता है। आमतौर पर विस्फोट कम वायलेंट होते हैं, लेकिन हेली गोबी में अचानक बड़ा विस्फोट हुआ है क्योंकि लंबे समय से दबाव जमा हुआ था। कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है ये इसका माउथ है, माउथ, और माउथ ही आगे जाके बेटा क्या हो जाता है? क्रेटर लेक को बन जाते हैं। ये आसपास ही इसका जो लावा है, ये लावा फैल गया है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो ढालनुमा हमको दिखाई देते हैं, आप उनको सील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। हालांकि सील्ड ज्वालामुखी बहुत विस्फोटक नहीं होते, लेकिन जो हेली गोबी है इसमें बहुत लंबे सालों के बाद इरप्शन हुआ है, तो बहुत दबाव में था, बहुत टेंशन इसको देखने को मिल रही थी, और इसी के कारण इसका विस्फोट काफी तीव्र हो गया कि 15 किलोमीटर तक हमको ऐस या राख वो देखने को मिल रहे हैं, और इसके कारण विजिबिलिटी और जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। नॉट ओनली ईस्टर्न अफ्रीका, जबकि अरेबियन पेनिनसुला से होते हुए ये इंडियन पेनिनसुला तक भी आ गया है, भारतीय प्रायद्वीप तक भी पहुंच गया है, और यहां भी इसकी परेशानियां हमको देखने को मिल रही हैं। तो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सील्ड प्रकार का ज्वालामुखी, ध्यान रखना। भूवैज्ञानिक महत्व क्या है? हजारों वर्षों से निष्क्रिय ज्वालामुखी का अचानक से सक्रियता होना रिफ्टिंग प्रक्रियाओं में नई गतिविधि का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट आगे बढ़ रहा है और दूर भविष्य में यह क्षेत्र समुद्र बनने की प्रक्रिया में परिवर्तित हो सकता है। पता चला अफ्रीका के अंदर, ईस्टर्न अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका के बीच में एक ओशियन बन गया है, 2 अलग अलग देश हो गए हैं, और ईस्टर्न अफ्रीका अपने आप को आइलैंड अनाउंस कर रहा है कि हम तो एक द्वीपीय देश बन गए, और वहां एक अलग प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिल रही है। तो भौगोलिक घटनाएं कुछ भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के डायमेंशन हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमें एग्जाम की दृष्टि से इसको याद रखना है बढ़िया तरीके से। अब देखो इसका प्रभाव क्या है? स्थानीय प्रभाव, राख का गिरना, हवाई यातायात प्रभावित होना, पशुपालन, स्थानीय जनजातियों पर असर, ज्वालामुखी गैसों से स्वास्थ्य जोखिम। ये तो अफ्रीका का जो इथोपिया है वहां हमको प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे राख गिरने से बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन, और ये जो राख है, इस राख से सिर्फ पॉल्यूशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारे एनिमल्स हैं इन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो हेल्थ है इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसको प्रभावित कर ही रहा है। और इसी के साथ में जो ट्राइब हैं जो इन जंगल के एरिया में रहती थी, इन ट्राइब्स को भी अपने न्यू हैबिटेट देखने को मिलेंगे। जो ट्राइब्स हैं इनको भी अपने न्यू हैबिटेट अब देखने को मिलेंगे। तो सब पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल ही रहा है, सब पे नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव क्या है? अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप, राख दक्षिण पश्चिमी दिशा में बह रही है। येमेन, सऊदी अरब, जिबूती, सोमालिया तक असर संभव है। उड़ान मार्गों में बदलाव है, और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव बेटा क्या है? SO2 गैस वातावरण में पहुंचकर सल्फेट एरोसोल्स बनाती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग, अल्पकालिक जलवायु शीतलन, एसिड रेन का खतरा बढ़ रहा है। मतलब पर्यावरण पर इतने नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमारा पर्यावरण भी सोच रहा होगा कुछ भी हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, GHG गैसें बढ़ रही हैं, ठीक है, लड़ाइयां चल रही हैं, ये और आ गया, हर तरीके से पर्यावरण के पीछे पड़ी हुई है पूरी दुनिया। ठीक है, भारत पर संभावित असर क्या है? यह विस्फोट छोटा है, लेकिन SO2 ऊपरी वायुमंडल में जाता है, जो इंडियन ओशियन सर्कुलेशन के कारण मानसून पैटर्न पर हल्का प्रभाव कर सकता है, वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, और दिल्ली पर इसका असर हमको देखने को मिला है। हालांकि कम है, लेकिन फिर भी प्रभाव देखने को मिला है। अब एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था,
उसके कारण हमारा जो एयर वेज है वो इफेक्ट हो गया था। बताइए कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन है। अब आप सोच रहे होंगे भारत में ऐसा कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और ये तो इथोपियन वॉल्केनिक इरप्शन है। डेडली इसलिए है क्योंकि 10 या 12,000 साल बाद हुआ है, और ये दर्शाता है कि पृथ्वी में अंदर हलचल तेज चल रही है। उस हलचल को हमको समझना पड़ेगा और बेहतर तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए अब देखो वॉल्केनो की जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारी धरातल है, इस धरातल के अंदर जब जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है, इस लिक्विड मटेरियल आप लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा। ये तरल पदार्थ जो पाया जाता है हॉट मॉल्टन, आप इसको बोल देते हैं मैग्मा। ये अत्यंत गर्म है और द्रवीकृत है। जब इसको सहायता मिलती है, जब इसको इस तरीके से सहायता मिलती है, तो सहायता मिलने के बाद ये ऊपर आ जाता है, और जैसे ही ये ऊपर आता है, जैसे ही इस पाइप के थ्रू ये ऊपर आता है, तो ऊपर आने की जो घटना है, इस ऊपर आने की घटना को ही आप लोग क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। जब तक इसका इरप्शन नहीं होगा तब तक आप इसको वॉल्केनो नहीं कहेंगे। तो मॉल्टन जो लावा है, जब ये मॉल्टन लावा धरातल के ऊपर आ जाता है, तो इस घटना को आप लोग क्या कहने लगते हैं? इस घटना को आप लोग ज्वालामुखी कहने लगते हैं, और इसका जो पूरा का पूरा स्टडी किया जाता है, आप उसको ज्वालामुखीता कहते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है, जैसे यहां पर जो मैग्मा भरा हुआ है, आप उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा चेंबर। इस जगह को आप लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा चेंबर। ठीक, जिस पाइप के थ्रू ये बाहर निकला है मैग्मा, आप इसको विंट बोलते हैं, वॉल्केनिक विंट। ये जो मुंह इसका दिखाई दे रहा है, आप इसको बोलते हैं आगे जाके क्रेटर, और जब इसमें वाटर भर जाता है तो एक क्रेटर लेक बन जाती है। ठीक, यहां बहुत सारी गैसेस आपके पास निकलती है, गैसेस और एस निकलती है, बहुत सारी गैसेस और बहुत सारी राख निकलती है, और इसका फ्लो जिस तरीके से होता है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत हम लोग करते हैं। तो ये जो निकला था बेटा आपके पास हेली, ये कैसा था? ये सील्ड ज्वालामुखी था। ये आसपास ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब वॉल्केनो की जब भी आप लोग बात करते हैं, देखो ये क्रेटर आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी विंट आपको दिखाई दे रही है आसपास की, ये मेन विंट आपको दिखाई दे रही है। जो बाहर निकल के आया आप इसको लावा बोल रहे हैं, और नीचे जो भरा हुआ है आप इसको क्या बोल रहे हैं? मैग्मा बोल रहे हैं। जब वॉल्केनो की हम लोग बात करते हैं तो वॉल्केनो इनके उद्गम के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो, और एक्टिव का मतलब क्या है बच्चे? इसमें कभी भी उद्गार हो जाता है। एक आपको देखने को मिलेगा डोरमेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। इसमें कभी कभी उद्गार होता है, पर पिछले 150 सालों में तो नहीं हुआ है। और तीसरे नंबर पर होता है एक्सटेंट। अब एक्सटेंट की परिभाषा यही होती है कि पिछले कई वर्षों से नहीं हुआ है, मतलब 200-300 सालों से नहीं हुआ है, पर ये तो 10,000 साल बाद इरप्शन हो गया है, तो ये तो इन्होंने एक्सटेंट की परिभाषा को ही बदल दिया है कि मृत ज्वालामुखी भी कभी भी एक्टिव हो सकते हैं। तो एक नया चैलेंज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। एक नई चुनौती होगी हमारे एनवायरमेंट के सामने। अब इनसे हम लोग कैसे डील करेंगे? तो ये पूरा का पूरा एक वॉल्केनो का फिनोमेना हमने आपको समझाया। होता क्यों है? जब पृथ्वी में टेक्टोनिक हलचल होती है, टेक्टोनिक, जैसे प्लेटों का कन्वर्जेंस हो, प्लेटों का डाइवर्जेंस हो, प्लेटें एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से दूर जाएं, या हमको अर्थक्वेक देखने को मिल जाए, भूकंप आ जाए, या हम लोग ड्रिलिंग बहुत गहरी करते हैं, इनके कारण जो प्लेटें हैं उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। काम की खबर क्या है? देखो, ये हमारा बैच है प्रतिज्ञा प्लस, और इनकी शुरुआत हो रही है 28 नवंबर से। तो आप अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है इसको हमारे साथ शुरू कर सकते हैं बाय यूजिंग जीएस लाइव कोड। यूपीएससी 2028 के लिए बहुत ही शानदार मौका है। आप 28 नवंबर से नवंबर का इवनिंग बैच शुरू हो रहा है, और इसी के साथ में 2027 के लिए भी 28 नवंबर से इस इवनिंग बैच की शुरुआत हो रही है। और प्राइजेस देखिए कि 2027 का बैच मात्र 20,999 रुपये में, और 28 का बैच मात्र 34,999 रुपये में। तो आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। यूज कोड जीएस लाइव और एनरोल इन दिस कोर्सेस, ये अपने सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव शर्मा यूपीएससी टेलीग्राम पे आ जाइए, और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना है तो इसको स्कैन कर लीजिए। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।